अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू सेंटर्स नॉवल में खुश आमदीद। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक दहशतनाक नॉवल काले घाट वाली की एपिसोड नंबर 19। क्लिनिक से वापस आने के बाद मैंने लूसी से कहा कि तुम लूसी ही हो या उसके जिस्म में कोई रूह हो। तुम्हारा ख्याल इस हद तक दुरुस्त है कि मैं लूसी नहीं हूँ, बल्कि मैं लूसी की जुड़वा बहन नैन्सी हूँ। लूसी की कोई जुड़वा बहन नहीं थी, होती तो वो मुझसे इसका जिक्र ज़रूर करती। अगर उसने तुमसे इसका जिक्र नहीं किया तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर आयद नहीं होती। मैं जो कुछ बता रही हूँ वो हकीकत पर मबनी है। पैदाइश व अमवात का रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि हम दो बहनें एक ही दिन 5-5 मिनट के वक्फे के बाद पैदा हुई थीं। जब चाहो वहाँ से मेरे बयान की तस्दीक कर सकते हो। जब तक तस्दीक नहीं कर लूँगा उस वक्त तक एतबार नहीं करूँगा। आगे बताओ, तुम कहाँ थीं और अचानक किसने तुम्हें लूसी बना दिया? मैंने और लूसी ने एक साथ नर्सिंग का कोर्स किया था। उन्हीं दिनों अखबार में इश्तिहार छपा, मैंने दरख्वास्त दी, मुझे मुंतखब कर लिया गया। लूसी ने दरख्वास्त नहीं दी, उसने कहा कि डैडी के पास भी तो कोई होना चाहिए। तो मैं इस तरह बैरूनी मुल्क चली गई। इसी असना में डैडी का एक हादसे में इंतकाल हो गया और उसके कुछ ही दिनों बाद लूसी ने जॉन नामी एक लड़के से शादी कर ली और दूसरे शहर मुंतकिल हो गई। मैंने जॉन की तस्वीर तो देखी थी, लेकिन कभी आमने सामने नहीं देखा था। यही वजह थी कि मैं उसे पहचान नहीं सकी। लेकिन लूसी से बहुत ज़्यादा मुशाबहत होने के सबब जब जॉन की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुझे लूसी समझकर हैरत ज़दा हो गया, क्योंकि लूसी को तो उसने खुद अपने हाथों से कब्र में उतारा था। क्या लूसी ने जॉन को नहीं बताया था कि बैरूने मुल्क उसकी एक जुड़वां बहन मौजूद है? यकीनन बताया होगा, लेकिन मुझे देखकर उसे लूसी ही की याद आई। इसके अलावा उसे कुछ याद नहीं रहा था। मैं समझती थी कि कुछ देर सुकून से बैठेगा तो जहन की धुंध उतर जाएगी और वो समझ जाएगा कि जिसे उसने लूसी समझा था वो दरअसल लूसी की जुड़वा बहन नैन्सी है। तो तुम ये बताओ ना कि तुम बैरूने मुल्क से अपने वतन कब आई, क्यों आई और लूसी किस तरह बन गई? मेरा वतन आने का कोई इरादा नहीं था। कमोपेश 6 माह कबल उसने मुझे लिखा था कि उसकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा लाक है और किसी भी वक्त उसे मौत के घाट उतारा जा सकता है। क्या उसका जॉन से झगड़ा हो गया था? नहीं, उन दोनों का कभी झगड़ा नहीं हुआ था। उनका जोड़ तो मिसाली था। उसे असल खतरा तरशोली से था। तुम तरशोली को पहले से जानती थीं या तुम्हें लूसी के ख़त के ज़रिए उसके बारे में मालूम हुआ? असल में हम बचपन ही से तरशोली का नाम डैडी के मुंह से सुनती चली आ रही थीं। कभी कभी मूड में आकर वो हमसे कहा करते थे कि जिस रोज़ भी तरशोली उनके कब्ज़े में आ गई उस रोज़ से हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। उनके पास ऐसी किताबें थीं जिनमें तरशोली को काबू करने की तरकीबें दर्ज थीं, मगर डैडी की मसरूफियात ऐसी थीं कि वो उन तरकीबों पर अमल नहीं कर सकते थे। लूसी ने मुझे लिखा कि उसे तरशोली से ख़तरा लाक है, तो मैंने फ़ौरन तहरीर किया कि वो डैडी की किताबों से कोई तरकीब ढूंढे जिस पर अमल करके तरशोली को दूर रखा जाए। उसने वजह नहीं बताई थी कि तरशोली बैठे बिठाए उसकी दुश्मन क्यों बन गई थी। डैडी की किताबों में दर्ज उसने एक आसान सा वजीफ़ा लिख लिया था। 5 दिन का वजीफ़ा था। जॉन किसी काम से 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। लूसी ने सोचा कि घर में खाली पड़े पड़े चारपाई तोड़ने से तो अच्छा है कि वजीफ़ा पढ़कर तरशोली को अपने कब्ज़े में कर ले और बेइंतहा दौलत और ताकत की मालिक बन जाए। लेकिन जॉन चौथे दिन ही घर वापस आ गया। दोनों हम बिस्तर हुए, परहेज़ टूट गया, वजीफ़ा जारी नहीं रह सका। इसके बाद तरशोली उसे वक्तन फ़वक्तन नज़र आने लगी। लूसी अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस हो चुकी थी। उसने लिखा कि चंद रोज़ की मेहमान है। तरशोली की हरकत व सकनात से ऐसा मालूम होता है कि किसी भी रोज़ उसका गला दबा सकती है। और डैडी की किताबों के बारे में उसने तहरीर किया कि उसने सारी किताबें सिकंदर नामी एक ऐसे लड़के को भिजवा दी हैं जो बचपन से ही तरशोली के जुल्म सितम का शिकार है। मैं बहन को तरशोली से निजात दिलाने और डैडी की किताबें हासिल करने यहाँ पहुँची। मुख्तलिफ ज़राए से तुम्हारे घर का पता मालूम किया। इत्तफाक से फ़ज़ीला के अब्बू नर्स की तलाश में पहुंच गए और फिर फ़ज़ीला की देखभाल के लिए मुलाजमत की पेशकश की। मुझे मुलाजमत नहीं करना थी, मगर ये सोचकर कि तुमसे मिलने और किताबें वसूल करने में आसानी होगी, मैं फ़ज़ीला के अब्बू के साथ उनकी बेटी को देखने के बहाने उनके घर चली गई। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि तुम ज़हनी हस्पताल में हो। बस मैंने उनके यहाँ मुलाजमत कर ली कि हस्पताल से वापस आओगे तो तुमसे किताबें मांगूंगी। फ़ज़ीला ही के घर से मैंने लूसी को फ़ोन किया तो फ़ोन जॉन ने उठाया। मैं लूसी को असल में सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसीलिए नाम बताए बगैर जॉन से कहा कि वो फ़ोन अपनी बीवी को दे। जॉन ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा कि लूसी तो 3 रोज़ कबल अचानक दिल का दौरा पड़ने से ख़त्म हो चुकी है।
اس نے میرا نام پوچھا تو مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ نام بتائے بغیر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ تب فضیلہ نے مجھے دیکھا اور آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ سب سے پہلے فضیلہ کو میرے نام کا علم اس وقت ہوا جب میں نے اس سے لوسی کے انتقال کا ذکر کیا۔ اس کو پہلے ہی لوسی کے انتقال کا پتہ تھا، اس لیے پتہ تھا کہ لوسی کی موت میں اسی کا ہاتھ تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ جو ہوا سو ہوا، یہاں کے لوگ تمہیں لوسی ہی سمجھ رہے ہیں، اس لیے خود کو لوسی ہی کہلاتی رہو، اور تم خود کو لوسی کہلوانے پر راضی ہو گئی۔ ارے مجھے راضی ہونا پڑا سکندر، اس نے ایسے چمتکار دکھائے کہ میں سمجھ گئی کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو اپنی بہن کی طرح مجھے بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ چمتکار سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس نے اپنے واحد ہاتھ سے میرے کندھے کو دبایا تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے پورے جسم کو دہکتی بھٹی میں ڈال دیا ہو۔ لباس جھلس کر میری جلد سے چمٹ گیا۔ کئی منٹ ایسی حالت رہی کہ مجھے لگا میں مر جاؤں گی۔ پھر اس نے وہی ہاتھ دوبارہ میرے کندھے پر رکھا تو ٹھنڈک سی دوڑ گئی اور جان میں جان آئی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ جس وقت بھی موقع ملے گا فرار ہو جاؤں گی۔ رات کو جب گھر کے تمام افراد سو گئے تو میں دبے قدموں گھر سے باہر نکل گئی۔ میدان پار کر کے مسلمانوں کی عبادت گاہ تک پہنچی تھی کہ میں کار کی طرح ریورس میں چلنے لگی۔ قدم آگے اٹھاتی تھی لیکن پڑتے پیچھے تھے۔ کچھ ہی دیر میں الٹی چلتی ہوئی گھر میں واپس پہنچ گئی۔ اپنے گھر کے دروازے پر فضیلہ کھڑی تھی اور میری حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اچھا، تم نے اپنے پرچے میں لکھا تھا کہ مجھے مروب کرنے کے لیے فضیلہ نے وہ جل پری والا ڈرامہ رچایا تھا۔ جس حد تک میں فضیلہ کو سمجھ سکی ہوں نا سکندر، اس بنا پر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یا فضیلہ کے اندر ایسی شکتی ہے کہ وہ جب چاہے خود کو دوسرے جسم اور دوسری شکل میں تبدیل کر سکتی ہے، یا اس کے پاس کچھ ایسے جسموں کا محفوظ ذخیرہ ہے جن میں وہ موجود جسم کو چھوڑ کر منتقل ہو جاتی ہے۔ سکندر، در حقیقت ترشولی ایک ایسے سمندر کی طرح ہے جس کی گہرائی تک جانا میرے تمہارے لیے ناممکن ہے، اور فضیلہ ہی اصل میں ترشولی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ڈیڈی کی وہ کتابیں پڑھنا پڑیں گی جنہیں مدرسے میں تم نے اپنے دوست کے پاس رکھوایا ہوا ہے۔ شہر پہنچتے ہی پہلا کام تم کتابوں کو حاصل کرنے کا انجام دینا۔ یہ مت سمجھنا لوسی کہ مجھے تمہاری باتوں پر یقین آ گیا ہے۔ مجھے اتنے دھوکے اور فریب دیے گئے ہیں نا کہ اب سچ کو سچ کہتے ہوئے بھی ڈر لگنے لگا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، فضیلہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں وہ پلیٹ فارم پر گئی ہے یا اس معصوم بچی کے پیچھے یاترا پر روانہ ہو گئی ہے۔ اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ چلو تم کچھ کھا پی لو، اس کے بعد ہم پلیٹ فارم کی طرف ہی چلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ وہیں بیٹھی ہمارا انتظار کر رہی ہو۔ پلیٹ فارم پر جانے سے پہلے میں نے تقریباً 2 درجن سموسے کھا لیے۔ تعجب تو مجھے بھی ہو رہا تھا، راج کنڈل آنے کے بعد میری بھوک میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جس طرح ترشولی مجھے دھوکے پہ دھوکہ دیتی چلی آئی تھی، اسی طرح اس نے بھولی بھالی لڑکی کو جو لوسی نہیں تھی لوسی بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر وہ فضیلہ کے جسم میں نہ ہوتی تو کسی طرح بھی میرے انتقام کا نشانہ بننے سے نہ بچتی۔ کیا سوچ رہے ہو سکندر؟ نینسی، اس نے جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تمہیں صحیح طور پر علم نہیں ہے کہ فضیلہ کتنی ظالم ہے۔ اسے پتہ چل گیا کہ میں نے تمہیں ساری باتیں بتا دی ہیں تو تمہیں تو شاید وہ کچھ نہ کہے کہ ہر صدی میں اس نے تم سے پیار کیا ہے مگر مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ ہر صدی میں؟ میں تو اس صدی کی پیدائش ہوں۔ نہیں، آج سے 10 صدی قبل تمہاری پیدائش ہوئی تھی۔ اس کے بعد تم ہر صدی میں پیدا ہوتے رہے ہو اور ہر صدی میں ترشولی تمہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور بالآخر اس صدی میں اس نے فضیلہ بن کر تمہیں اپنا بنا لیا ہے۔ کہیں دور سے بادلوں کے غلاف میں لپٹی لپٹائی آواز آئی، یہ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ ترشولی اور میرا ہر صدی میں جنم ہوتا رہا ہے؟ ہاں، اور ترشولی ہر جنم میں تم پر دیوانہ وار فریفتہ ہوتی رہی ہے۔ پر تمہیں کیسے معلوم؟ کیونکہ پچھلے 9 جنم تم نے میرے ساتھ گزارے ہیں سکندر۔ پل کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے وہ رکی اور میرے سینے پر سر رکھ کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں تمہاری محبت اور وفا پر ناز کرتی ہوں، مگر اس جنم میں تم مجھ سے دور ہو گئے۔ قصور تمہارا نہیں، قسمت کی لکیروں کا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آواز آئی، اس مرتبہ قدرے واضح آواز تھی، اس کی باتوں کا اعتبار نہ کیجیے، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، جنم تو صرف ایک بار ہوتا ہے۔ فضیلہ، تم فضیلہ ہو نا؟ فضیلہ یہاں نہیں ہے سکندر، لوسی نے میرے سینے سے سر اٹھا کر کہا۔ تمہیں تو ہر وقت فضیلہ کی یاد ستاتی رہتی ہے، جاگتے میں بھی اسی کے خواب دیکھتے ہو۔ پر ابھی وہ یہیں تھی اور مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کاش میں تمہارے دل سے فضیلہ کی محبت نکال سکتی سکندر، لوسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا۔
कमबख्त मर गई मगर अपना जिस्म यहीं छोड़ गई ताकि तरशोली उस पर कब्जा करके तुम्हें हथिया सके। मैं खोए खोए अंदाज में उसके साथ पुल पर चढ़ने लगा। सिकंदर, तुम्हें याद है वो बच्चा जिसे तुम्हारी शादी से एक रात कबल किसी अनजानी मखलूक ने मुल्ला जी के घर से निकाल कर माँ की गोद से छीनने के फ़ौरन बाद उसके नरखरे पर दांत गाड़ कर पहले उसका खून पिया था और फिर उसके जिस्म को चबा गई थी? हाँ, याद है। वो असल में फजीला थी। क्या? माफ़ करना सिकंदर, मैं तुम्हारे दिल को दुख नहीं देना चाहती, मगर उस शख्स से जो 9 सदियों तक मेरा हमदम और मेरा हमराज रहा हो, झूठ नहीं बोल सकती। बाकी निस्फ बच्चा फजीला ने आराम आराम से खाया, सिर्फ उसके एक हाथ का पंजा छोड़ दिया ताकि उसे तुम्हारी और उसकी शादी के हीले के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। तो वो जो मासूम बच्ची अमृता गुम गई है, ये ना हो कि वो भी फजीला का लुकमा बन जाए। कोई ऐसी तरकीब नहीं है कि उस मासूम सी अमृता को फजीला से बचाया जाए? किस किस को बचाओगे और कहाँ तक बचाओगे? फजीला के मुंह को खून लग चुका है, अब तक ना जाने कितने लोगों को हड़प कर चुकी है। क्यों ना हम उसी डॉक्टर कासिम जिलानी के पास चलें और उसे दरख्वास्त करें कि वो उस मासूम अमृता को बचाने के सिलसिले में हमारी कोई मदद करे। जिस तरह अंधा किसी को रास्ता नहीं दिखा सकता ना, इसी तरह डॉक्टर भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो रूहों की आमदोरफ्त का कायल नहीं है। फिर क्या किया जाए? बात यह है कि फजीला का इलाज तो नामुमकिन है, तुम खुद उसकी तरह पागल बन जाओ बस। मुझे तो लूसी की नीयत पर शुबा होने लगा। वो मशवरे दे रही थी कि उस मासूम बच्ची को खाने में फजीला का हम नवाला और हम प्याला बन जाऊं। बज़ाहिर तो लूसी फजीला की मोहब्बत का दम भरती थी, लेकिन जैसा कि उसने एतराफ़ किया था कि फ़जीला से शदीद तरीन नफ़रत है, क्योंकि फ़जीला ने उसके महबूब को उससे छीन लिया है, जो पिछली 9 सदियों से फ़जीला को धुतकारता और लूसी को प्यार करता आया था। लूसी, तुम्हारा दावा है कि तुम मुझे सैकड़ों सालों से चाहती हो और सैकड़ों साल तक इसी तरह चाहती रहोगी। मैं तुम्हें तुम्हारी चाहत का वास्ता देता हूँ। अगर तुम्हें कोई तरीका मालूम है जिस पर अमल करके फ़जीला को इस बुरी और गंदी गैर इंसानी आदत से निजात दिलाई जा सके तो बता दो। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। बेशक एक तरकीब है सिकंदर, लेकिन तुम उस पर अमल नहीं कर सकोगे। अगर मेरे उस अमल से फ़जीला को कोई नुकसान नहीं पहुँचा तो मैं ज़रूर करूँगा। हरगिज़ नहीं, फ़जीला का तो बाल भी भीगा नहीं होगा। ठीक है, तरकीब बताओ। उठो, राजकंडल चलते हैं। वहाँ का पोशीदा तहखाना देखकर तुम हैरत ज़दा रह जाओगे। फ़जीला कितनी ही उजलत से काम क्यों न ले, कल सुबह से पहले वो वापस नहीं आ सकेगी। तो तुम तरकीब तो बताओ ना। अरे राजकंडल चलकर ही तरकीब बताई जा सकती है। वही ऐसी जगह है जहाँ तरकीब पर अमल किया जा सकता है। तो मैं यकीन कर लूँ कि तुम छल और फरेब से काम नहीं ले रही हो? मैं तरशोली नहीं हूँ सिकंदर। छल और फरेब उसी को ज़ेब देता है। तुम मेरे कोलो फेल में कोई तजाद न पाओगे। वो मुझे तहखाने में ले गई। तहखाने में इतनी तारीकी थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। न जाने किस तरह ढूंढ कर लूसी ने मोमबत्ती जलाई, फिर कोने में रखा हुआ पेट्रोमैक्स उठा लाई। पेट्रोमैक्स की रोशनी से पूरा तहखाना जगमगा उठा। बता भी तो लूसी, वो कौन सी तरकीब है जिसके ज़रिए मासूम सी अमृता को लुक्मा फ़जीला बनने से बचाया जा सकता है? वहाँ बहुत सारे चूल्हे भी रखे हुए थे। लूसी चूल्हों की तरफ जाते जाते रुक गई। वेशा भगत की कदामत तस्वीर के सामने जा खड़ी हुई, हाथ जोड़कर तस्वीर को प्रणाम किया। वहाँ की गर्द अपनी पेशानी पर और अपने हाथों पर अच्छी तरह मली। मैंने जब किसी मुश्किल और कठिनाई में वेशा भगत को आवाज़ दी है, उन्होंने मुझे मायूस नहीं किया। उसने अदब के साथ तस्वीर को उतारकर दीवार के सहारे खड़ा कर दिया, फिर उसके कदमों को चूमकर एक जानिब हटते हुए बोली, इस मासूम बच्ची को बचाने और फ़जीला को आदमखोरी से रोकने की बस एक यही तरकीब है जिस पर अमल करके कामयाबी हासिल की जा सकती है। वेशा भगत की शक्ति पर शुबा करना हराम है। उठो, संसार के सबसे बड़े शक्तिमान के सामने अपना सर झुकाओ। जो मांगना चाहो सो मांग लो। यही एक तरकीब है सिकंदर। नहीं, तहखाने की घुटी हुई फ़िज़ा में न जाने कहाँ से वही जानी पहचानी आवाज़ आई जिसमें किसी किस्म की रुकावट या मिलावट नहीं थी। नहीं नहीं, ऐसा ना कीजिए। पता नहीं क्यों, पर मुझे लूसी ने जो कहा उसकी बात पर फ़ौरन यकीन आ गया। मैंने एक सहरज़दा इंसान की तरह दोनों हाथ जोड़कर इंतहाई एहतराम के साथ तस्वीर की जानिब कदम उठाना शुरू कर दिए। नहीं, आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। रुक जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अंगारों को फूल ना समझिए। आवाज़ दोबारा आई। वो आवाज़ मुझे रोक रही थी, मुझसे कह रही थी कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन आगे बढ़ते हुए कदम दिलखराश मिन्नत और समाजत से भी ना रुक सके। शाबाश सिकंदर,
चरणों में सर रख दो, मंझधार में फंसा बेड़ा पार हो जाएगा। इससे पहले कि मैं सर झुकाता, हवा का एक तेज थपेड़ा इतनी कुव्वत के साथ मेरे सीने पर पड़ा कि मेरे कदम डगमगा गए और मैं पीठ के बल फर्श पर जा गिरा। मेरे पैरों के गर्द-आलूद बूट तस्वीर के चेहरे पर पड़े। शीशा एक छन्नाके के साथ टूट गया और अगले ही लम्हे टूटे हुए शीशे वाली तस्वीर औंधे मुंह मेरे कदमों में इस तरह आ गिरी जैसे मेरे बूट चाट रही हो। मैं घबराहट और परेशानी में उठ खड़ा हुआ। लूसी के मुंह से चीख निकल गई। मैंने देखा कि वेशा भगत का चेहरा मेरे जूतों के तलवे के नीचे है। एकदम हंसी की आवाज़ सुनाई दी, वही हंसी जो कानों में रस घोलने वाली हंसी थी। लूसी तस्वीर पर झुकी और उसे साफ करने लगी। क्षमा कर देना प्रभु, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं तो सदा की तुम्हारी हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया सिकंदर? अरे मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस मुझे नहीं मालूम मैं कैसे गिर गया। हाँ, हो सकता है मैंने इस जगह को कल साफ करने के लिए मोम रगड़ा था। शायद मेरी ही गलती होगी, इस वजह से तुम फिसल गए। शुक्र है तुम बहुत जल्द असल बात तक पहुंच गई लूसी। सिकंदर, प्लेटफॉर्म पर चलते हुए मेरे और तुम्हारे दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी, मुझे यकीन है कि तुम उसका जिक्र फजीला से या किसी और से नहीं करोगे। एक शर्त पर लूसी, मैं फजीला से थोड़ी सी बेवफाई करना चाहता हूँ। लूसी बेख्तियार हंस पड़ी। उसे कोई एतराज़ नहीं था। वो तो दिल से चाहती थी कि उससे बेवफाई की जाए। शायद इसी वजह से वो मुझे फजीला के ऐब गिनवाती रही थी। रात मैंने लूसी के साथ तय खाने में गुजारी। सुबह से कुछ पहले लूसी ने मुझे कुटिया में मुंतकिल कर दिया और ख़ुद एक छोटी सी कश्ती में बैठकर नाश्ते का इंतज़ाम करने शहर चली गई। फजीला दोपहर के बाद आई। फजीला के आने से कबल लूसी 10:15 बजे तकरीबन जजीरे पर वापस आई। उसकी आमद के तकरीबन 15 मिनट बाद जब मैं दरिया के किनारे आंखें बंद किए नीम दराज था, किनारे पर एक कश्ती आकर रुकी। थोड़ी देर बाद मेरे करीब चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो सामने जॉन खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं लूसी से मिलने आया हूँ। मैंने उसको शहर में देखा था तो उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया। पर तुम उससे क्यों मिलने आए हो? असल में लूसी और नैन्सी दोनों में कोई फ़र्क नहीं किया जा सकता। उसे देखकर मेरी पिछली यादें ताज़ा हो गईं। तो तुम उससे मिलकर क्या करोगे? उसकी सुरीली आवाज़ सुनूंगा, उसके दीदार से अपनी आंखें सेंकूंगा। बस उससे इजाज़त लेना चाहता हूँ कि किसी तरीके से 2-3 रोज़ बाद मुझे अपना चांद सा चेहरा देखने की इजाज़त दे दे। यहाँ कई मूर्तियाँ हैं, वो उन्हीं में से किसी के कदमों में सर झुकाए बैठी होगी। जाकर उसे तलाश कर लो। कुछ देर के बाद मेरे पास फजीला आई। कहाँ गायब हो गई थी तुम? बस कुछ नहीं, ऐसे ही। यात्रा पर आई हुई लड़की कहाँ है? वो प्यारी मासूम सी बच्ची अमृता। उसके माता पिता उसको ज़बरदस्ती लेकर वापस जा रहे थे तो मैं थोड़ा उसी को देखने के लिए गई थी। तुम्हें इस तरह इतला दिए बगैर अजनबियों के साथ नहीं जाना चाहिए था। अच्छा ठीक है, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। गलती उससे हुई थी तो मुझसे भी हुई थी। मेरी गलती उसकी गलती से ज़्यादा बड़ी थी। वो तो सिर्फ यात्रियों के साथ जाने की मुजरिम थी, जबकि मैंने तहखाने में रात गुजारने का नाकाबिले माफ़ी जुर्म किया था। तुम्हें ये सुनकर हैरत होगी कि जिसे हम लूसी समझते आए हैं वो लूसी नहीं है, उसकी बहन नैन्सी है। फिर मैंने फजीला को वो वाक़यात सुनाए जो उसके जाने के बाद पेश आए थे। उसने तस्लीम किया कि वो लूसी नहीं है, वो उसकी जुड़वा बहन नैन्सी है। अचानक मैंने फजीला की आंखों में आंसू देखे। रो रही हो फजीला? मेरा पूछना तो कयामत हो गया। वो नन्ही सी बच्ची की तरह मेरे सीने से चिमट गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। अरे बताओ तो सही, तुम रो क्यों रही हो? आइए, उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, कुटिया में चलें। बहुत से सवाल थे जो मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे। वो जो तरशोली थी जिससे सारी दुनिया डरती थी, जिसने न जाने कितने सुहाग लूट लिए थे, कितने बच्चों और बच्चियों को बाजू से महरूम कर दिया था और कितनों को अपने पेट में उतार चुकी थी, एक छोटी सी कहानी सुनकर परेशान क्यों हो गई थी? कुटिया में पहुंचते ही वो ये कहती हुई लेट गई कि उसे नींद आ रही है और बाकी बातें उस वक्त होंगी जब वो सोकर उठेगी। सूरज देवता का रथ मगरिब की तरफ रवा दवा था कि लूसी कुटिया में आई। अरे मैं तो डर ही गई थी कि महारानी साहिबा हमें छोड़कर यात्रियों के साथ ही ना चली गई हों, पर फजीला थी कि सोई ही जा रही थी। मैं लूसी के पीछे चलता हुआ कुटिया से बाहर निकल आया। जॉन से मुलाकात हुई। कौन जॉन? ओह अच्छा, मेरी बहन का शोहर। वो यहाँ आया हुआ है। तुम्हारी उससे मुलाकात नहीं हुई क्या? किस वक्त की बात है? तकरीबन 9:30-10 बजे सुबह को आया था, पर अब तो शाम हो रही है। मेरे ख्याल में वो मुझे तलाश करके वापस चला गया होगा। यहाँ होता तो अब तक उससे मतभेड़ हो चुकी होती, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो तुमसे मुलाकात किए बगैर जा सकता है। खैर, लूसी रात के खाने का इंतज़ाम करने चली गई।
رات کا کھانا بھنے ہوئے گوشت پر مشتمل تھا۔ 2 تھال لبالب بوٹیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ بے حساب بوٹیاں تھیں جن کی خوبصورت مہک تھی۔ فضیلہ اٹھو، تم بھی کھاؤ۔ ارے سونے دیجیے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں تو ان تھالوں پر ٹوٹ پڑا۔ ایک تھال میں نے پورا ختم کر لیا اور دوسرا شروع کیا۔ پیٹ حلق تک بھر گیا تھا لیکن طبیعت سیر نہیں ہوئی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ کھاتا ہی رہوں۔ دل کھول کر کھاؤ، کڑاہی میں ابھی تک بوٹیاں پڑی ہیں، ایک تھال پورا اور بھرا جا سکتا ہے۔ اچانک فضیلہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ارے مجھے تم شمشان جانا تھا۔ بوٹیاں میرے حلق میں اٹکنے لگیں۔ میں نے سر اٹھا کر لوسی کی طرف دیکھا کہ وہ شمشان جانے کی وجہ پوچھے گی، مگر اس نے کہا اکیلی تو تم ہرگز نہیں جا سکو گی فضیلہ۔ میں اکیلی کب جاؤں گی؟ تم چلو میرے ساتھ، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں اشنان کر کے آتی ہوں۔ اشنان کر کے وہ واپس آئی۔ لوسی بھی تیار ہو چکی تھی۔ ارے میں ایسے آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھوں گی، واپس آ کر سب کچھ بتا دوں گی۔ پر واپسی کب ہوگی؟ تقریباً 3 گھنٹوں سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ چلو فضیلہ جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پہنچتے پہنچتے سب کچھ راکھ ہو جائے، لوسی نے کہا۔